गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सिविक्स में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे इस न्यू चैप्टर का नाम है संघवाद, फेडरलिज्म। तो बच्चों, संघवाद क्या होता है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। संघवाद में हमें जानना है केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में, केंद्र और जो उनके राज्य हैं तो उनके संबंधों के बारे में जानने के लिए हमें संघवाद में मिलेगा, क्योंकि जब फेडरलिज्म का अर्थ ही है कि संघ बनाना, संघ, और ये संघ अलग अलग टाइप का होगा जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हम कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ये तीन चीजें होंगी और अलग अलग देशों के अनुसार हम इनको पढ़ेंगे कि भारत में क्या है और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का संघवाद है। तो संघवाद अपने में कई तरह से होता है और अलग अलग राष्ट्रों में संघवाद के मायने अलग हैं। यानी ये इस तरह का शब्द है संघवाद, जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संघवाद में कई चीजें शामिल होती हैं। हमारे जो देश का, भारत का जो संघवाद है वो अमेरिका के संघवाद से बिल्कुल अलग है, और अमेरिका और इंडिया का जो संघवाद है वो ऑस्ट्रेलिया के संघवाद से अलग है, लेकिन है ये सारे संघवाद ही। तो अब हम देखेंगे कि संघवाद आखिर है क्या। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं संघवाद। सबसे पहले हम संघवाद का अर्थ जान लेते हैं कि संघवाद क्या है। संघात्मक शासन में, संघात्मक शासन में, संघवाद से मतलब याद रखना, संघवाद यानी कि कोई जो मिलके जो कुछ बना होता है वो संघवाद बोलते हैं। तो संघवाद शासन में शासन शक्ति केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार व इकाई राज्यों की सरकारों के बीच, केंद्र सरकार जो हमारी मेन होती है केंद्र सरकार और उसके जो इकाई राज्य हैं के बीच विभाजित रहती है। संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। संघवाद को इंग्लिश में कहेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है। FOEDUS, फोइडस शब्द से लिया गया है लैटिन भाषा के। जो फेडरलिज्म है हिंदी में उसका अर्थ होता है संघवाद। तो जो फेडरलिज्म शब्द है तो वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है, और वहां इसका क्या अर्थ है, जिसका अर्थ संघीय
राज्य किसी संधि या समझौते के तहत अपनी संप्रभुता को केंद्र को देने को राजी हो जाते हैं और केंद्र उनकी एक संप्रभु राष्ट्र बन जाता है इन इकाइयों को मिलाकर यानी राज्य की इकाइयों को मिलाकर, तब वो संघवाद कहलाता है यानी वो संघवाद होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए संघवाद की विशेषताएं अथवा लक्षण। संघवाद की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चले कि उस राष्ट्र में संघवाद है। तो संघवाद में क्या होता है? दोहरा शासन। तो हमने भी देखा कि जो राज्य हैं तो वो अपनी संप्रभुता केंद्र को दे रहे हैं यानी राज्य संधि समझौता कर रहे हैं, यानी इसमें क्या होगी? दोहरा शासन हो गया, एक तो केंद्र का और एक राज्यों का। तो दोहरा शासन होगा यानी जो इकाइयां हैं वो मिलकर केंद्र बना रही है, यानी दो तरह से शासन होगा, दोहरा शासन हो जाएगा। शक्तियों का विभाजन। तो दोहरा शासन देखिए हमारे जो भारत में भी है, मैंने आपको पढ़ा रही थी विधायिका, तो आपको बताया था कि केंद्र स्तर पर सरकार होती है, केंद्र सरकार, और राज्य स्तर पर भी सरकार होती है। तो इसमें दोहरा शासन होता है और इसका जो स्पष्ट उदाहरण हमें अमेरिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे स्पष्ट रूप से हमारे भारत में भी दिखाई देता है कि कौन सा राज्य है अपनी सरकार है, और अमेरिका में भी ऐसा होता है, लेकिन वहां के राज्य ज्यादा संप्रभु हैं हमारे राज्य की अपेक्षा, यानी उनको ज्यादा पावर मिली हुई है। शक्तियों का विभाजन। तो इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच। तो जैसे हमारे भारत में है तो इसमें एक होती है लिस्ट, तो उसमें जो संघ शासन है उसको अलग अधिकार मिले हुए हैं और राज्य सूची में अलग है और दोनों के मिलाकर समवर्ती सूची में है। तो उसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन हो जाता है कि आप इस पे रूल बनाओगे, आप इन पे रूल बनाओगे, वो आगे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। लिखित संविधान। अब इसमें क्या होता है? फेडरलिज्म में सबका लिखित संविधान होता है और उस संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था चलती है। जैसे हमारे भारत में अपना संविधान है, अमेरिका का भी अपना संविधान है, तो इनमें संविधान होता है। तो एक ये इसकी विशेषता हुई। तो पहली विशेषता हुई दोहरा शासन, दूसरी शक्तियों का विभाजन और तीसरी लिखित संविधान। चौथी विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान यानी संविधान जो होता है तो वो उसको एकदम से हम बदल नहीं सकता है, कोई भी केंद्र चाहे तो उसको संविधान को बदल के और दूसरा कोई संविधान ले, ऐसा नहीं होता। कठोर संविधान होता है, उसकी बहुत मुश्किल प्रोसेस होती है बदलने की। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान को आधार मानकर ही सारे कार्य किए जाते हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हों। जहां भी कहीं ऐसा होता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो
द्विसदनीय प्रणाली होती है। तो ये हमारी विशेषता थी, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। संघवाद की विशेषताएं हैं दोहरा शासन, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की श्रेष्ठता, दोहरी नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली। लेकिन बच्चों संघवाद में ये याद रखना कि हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है, हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। 1 मिनट कौन है, वेट करो अभी। बच्चों नेक्स्ट हम अब संघवाद के गुण देखेंगे, क्या मेरिट है संघवाद के। अभी हमने विशेषताएं देखी, अब इसकी मेरिट देखते हैं कि क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके लाभ होते हैं संविधान के, संघवाद के। नेक्स्ट सबसे पहले बड़े देशों के लिए उपयुक्त। तो बड़े देशों के लिए इसलिए उपयुक्त होता है क्योंकि बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल होता है और बहुत जनसंख्या भी होती है, तो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए जरूरी है कि संघवाद हो। तो ये इसकी पहला गुण हो गया। जैसे हमारा देखिए सारे ही जिनमें संघवाद है, जैसे हमारा भारत हुआ, अमेरिका हुआ, तो कनाडा हुआ, ये बहुत बड़े बड़े राष्ट्र हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या भी इनकी काफी बड़ी है। तो भारत की तो दूसरे नंबर पे है, तो जरूरी होता है कि ऐसे राज्यों में, राष्ट्रों में संघवाद हो। नेक्स्ट है निरंकुशता की संभावना नहीं रहती। तो इसमें क्या केंद्र निरंकुश नहीं हो पाता। जैसे आप देखोगे कि चाइना में है कि वहाँ पे निरंकुशता है, यानी कि जो राष्ट्र करना चाह रहा है तो वही करेगा, वहाँ पे लोगों को या फिर जो स्टेट है उनको पावर नहीं है, तो वो निरंकुशता इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि केंद्र अगर जो नियम बनाता है और वो सही नहीं है तो बहुत सारी चीजें होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, न्यायपालिका होती है, संविधान होता है, तो इसमें निरंकुशता नहीं हो पाती, किसी एक पर्सन की या फिर एक पार्टी की निरंकुशता नहीं हो पाती। विश्व संघ का प्रयास, विश्व संघ का
सबसे पहल करते हैं। जैसे अमेरिका हुआ, हमारा भारत है, रूस है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ये बहुत सारे संगठन इन देशों ने बना रखे हैं और ब्रिटेन है। तो ये लोग संगठन बनाते हैं ताकि हमारे विश्व में शांति हो, स्वास्थ्य हो और सद्भावना हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो। तो इसलिए ये बहुत मानव हितकारी होता है। तो संघवाद के हमें ये गुण देखे। अब इसमें संघवाद के, क्योंकि हर देखिए सभी जरूरी नहीं कि एक में बहुत सारे गुण हो तो अवगुण ना हो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, गुण के साथ अवगुण भी हो सकते हैं, लेकिन फेडरलिज्म के गुण ज्यादा हैं, इसकी विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। अवगुण ज्यादा है, अवगुण कम है। इसमें तो जैसे उतने ही दिए गए हैं पॉइंट, लेकिन फिर भी फेडरलिज्म अच्छा है, तभी तो इतने राष्ट्रों ने अपना रखा है इसको। तो देखेंगे हम संघवाद शासन के दोष क्या हैं। डीमेरिट ऑफ फेडरलिज्म, तो खर्चीली व्यवस्था। तो खर्चीली व्यवस्था, इसमें देखिए केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर दो जगह शासन चलाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, ये इसका एक दोष मानेंगे। विवादों की संभावनाएं, तो विवादों की संभावनाएं तो बनी होती है, क्योंकि जो केंद्र है तो वो इक्वल तो देख नहीं सकता ना राज्यों को। किसी को ज्यादा जरूरत है, कभी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी खराब है तो उसको सब्सिडी देगा केंद्र या उसका ज्यादा सहायता करेगा, तो दूसरी राज्य जो है तो वो इसका विरोध करेंगे कि हमें पहले देखो और हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो ये सब कुछ इसमें चलता रहता है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। क्षेत्रता की भावना में वृद्धि, तो क्योंकि कई राज्य मिलकर जो केंद्र को अपनी शक्ति संप्रभुता देते हैं, तो इसमें अलग अलग जो क्षेत्र से आते हैं लोग, तो उनकी जो कल्चर होता है वो अलग होता है, उनका पहनावा, उनकी भाषा, उनका सोचने का तरीका, उनका जो अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि जहाँ भी वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका व्यवहार बन जाता है। तो ये इससे जो क्षेत्रता की भावना पनपती है। अब जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन वाले अगर साउथ इंडिया में जाए, जैसे मान लीजिए यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्र में ऐसे क्या कहते हैं कि ये यूपी बिहार वाले हमारे जो काम पे कब्जा कर रहे हैं, नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे यूपी बिहार में ज़्यादा जनसंख्या है तो ये लोग काम की तलाश में महाराष्ट्र में जाएंगे या फिर जो अदर साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनमें जाएंगे, तो वो काफ़ी डेवलप है, इनके पास ज़्यादा पैसा भी है, तो फिर ये इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और इस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी वाले जो हमारे राज्य हैं, तो उनका थोड़ा सा भाषा, उनके फीचर्स, उनका कल्चर वो अलग होता है। तो जब ये आते हैं नॉर्थ इंडिया में, यानी दिल्ली, मुंबई जैसे क्षेत्रों में आते हैं ये लोग राज्यों में, तो इनके साथ इनके जो एक तरह से इनकी रेसिज्म या प्रजाति के आधार पर इनसे भेदभाव होता है, इनके साथ गलत व्यवहार होता है। तो ये बड़ी समस्या है, आजकल के टाइम की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए भारत एक, हम भारतीय हैं सब, ये हमारी पहचान है, लेकिन इसके अंदर जो राज्य है ना, तो वो अलग अलग उनके कल्चर है, उनका पहनावा है, उनकी लैंग्वेज है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बाधा उत्पन्न करती है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन हमें इस सोच को अब नहीं रखना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति हैं, और अगर ऐसी कोई भावना फैला भी रहा है तो उसको रोकना है, क्योंकि हमें अपने देश को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाना है। तो क्षेत्रता की भावना से ऊपर उठेंगे, सभी को अपने समान मानेंगे, सभी की भाषा का और संस्कृति का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है हमारा निर्बल प्रशासन। निर्बल प्रशासन यानी देखिए उसमें अभी कहा था कि प्रशासन
जो क्षेत्रता है उनका, तो वो उस भावना से जुड़े हुए होते हैं, तो वो अपने क्षेत्र को सुपीरियर मानते हैं और क्षेत्रों के अकॉर्डिंग। तो जब वो क्षेत्रता की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या अपने कल्चर को सुपीरियर मानने की भावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये लोग केंद्र से अलग होना चाहते हैं, उसके लिए विद्रोह करते हैं। वैसे हमारे भारत में हमारे संविधान में लिखा है कि जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमारे देश में भी कुछ राज्य अलग होने की मांग करते हैं। जैसे नागालैंड है, तो वो तो अपने को एक अलग क्षेत्र के आधार पर कि हमें अलग होना है, इस तरह की बहुत ज्यादा वहाँ पे अपस्पा लगा रहता है और बहुत ज्यादा विद्रोह होते हैं। तो ऐसे कुछ राज्य हैं, और इससे पहले भी जैसे कई ऐसे संघर्ष हुए हैं जिसमें राज्यों ने कोशिश की है भारत से अलग होने की, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि केंद्र अपने पे शक्तिशाली है और राज्य अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी विद्रोह होते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसा है कि राज्य अलग हो सकते हैं, तो जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ऐसी कोई बंदिश तो है नहीं कि राज्य अलग नहीं हो सकते, तो वहाँ पे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कब ये लोग पृथक होने की मांग करने लगे। नेक्स्ट है हमारा संकट काल में असफल। जब संकट काल आता है तो जो राष्ट्रीय एकता को बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सभी जो राज्य हैं तो वो अलग अलग जो उनका कल्चर है और उनकी जो क्षेत्रता की भावना है, तो वो कहीं ना कहीं उनको अलग करती है। तो जब संकट काल के टाइम में उनको एक करने में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता कैसे, जो हमारा जो संघवाद है तो उसमें रूढ़िवादिता, यानी पुराने टाइम से संघवाद चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रूढ़ियां आ गई हैं और वो आई है अधिकतर राज्यों के स्तर पर। तो राज्य अपनी रूढ़िवादी मानसिकता से घिरे हुए हैं और वो कभी नहीं चाहते कि केंद्र ज्यादा पावरफुल हो, और केंद्र को कमजोर करके ये अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकुशल शासन व्यवस्था। वैसे इसमें अकुशल शासन व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन तभी तो इतने सारे फेडरलिज्म देश हैं, लेकिन फिर भी अगर केंद्र स्तर पर अच्छी सरकार नहीं है तो वहाँ पे अकुशल शासन व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो राज्यों को भी मौका मिल जाता है कि वो केंद्र से अलग होने की जो सोच विकसित उनके अंदर होती है, भावना विकसित होती है कि उसमें वो फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। जो हमारे जो केंद्र राज्यों में भी अगर सही सरकार नहीं है तो उसमें भी वो राज्य की इकाइयां वीक होती हैं, और जब राज्य की इकाइयां वीक होगी तो इसका असर भी केंद्र सरकार पे पड़ेगा। तो बच्चों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम इसके गुण और उसके दोष। देखिए संघवाद के गुण क्या क्या पढ़े थे हमने। बड़े देशों के लिए निरंकुशता की संभावना नहीं रहती, विश्व संघ का प्रयास, स्थानीय शासन के प्रति रुचि, निर्बल राज्यों के लिए सुनहरा अवसर, आर्थिक दृष्टि से हितकारी, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा, मानव हितकारी। ये तो हमारे गुण हो गए। और इसके दोष क्या थे? खर्चीली व्यवस्था, विवादों की संभावनाएं, क्षेत्रता की भावना में वृद्धि, निर्बल प्रशासन, इकाइयों के पृथक होने की संभावना, संकट काल में असफल, रूढ़िवादिता, अकुशल शासन व्यवस्था। तो बच्चों देखिए जो फेडरलिज्म है, तो अब हम जाने कि हाँ ये होता है कि जब कुछ राज्य अपने दो या दो से अधिक राज्य मिलकर केंद्र को अपनी संप्रभुता दे देते हैं और उनके अंडर रहने की सोचते हैं, और केंद्र उनका मुखिया बनता है और वो सारे जो राज्य हैं मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। तो वो सरकार क्या चलती है? केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। अब हमारा जैसे भारत है, तो हमारे भारत में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरलिज्म है, उसमें फेडरलिज्म है या वो फेडरल है, या कहीं भी संघवाद नाम का जिक्र नहीं है। हमारे भारत को लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ यानी जो राज्य हैं तो उन्होंने अपनी शक्ति दे दी है केंद्र को, संघ को, तो इसलिए हमारा राज्यों का संघ है। जबकि अमेरिका में क्या है? तो वो फेडरलिज्म है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है कि राज्यों ने मतलब जो केंद्र ने मिलकर राज्यों को एक शक्ति दी है ना कि वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, और जब तक उनका सही चल रहा है
केंद्र के साथ, तो वो उसमें रह सकते हैं। और वहाँ पे दोहरी नागरिकता भी है कि अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर उनकी नागरिकता अलग होगी, राज्य स्तर पर उनकी अपने अलग अलग होगी, क्योंकि 50 वहाँ पे राज्य हैं, तो 50 में एक तो वहाँ पे यूएसए अमेरिका की उनकी नागरिकता, और एक जो उनकी स्टेट है, जितने भी 50 स्टेट है उनकी अपनी अपनी नागरिकता। और हमारे भारत में क्या है, सिर्फ एक ही नागरिकता है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है और हमारे राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका में अलग होने का अधिकार है। वैसे तो यह अधिकार माना नहीं जाता, कोई राज्य भी अलग नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसा उनका संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे संविधान में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखिए बच्चों। इन पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे और इस जो कॉन्सेप्ट है उसको समझकर इनके जो पॉइंट है उनको खुद डिटेल करने की कोशिश करेंगे, और तभी आपकी इसमें समझ बढ़ेगी। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर मुझे बताना। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो भी मुझे लिख के बताना, और आप आगे और इसमें क्या चाहते हैं कि, और आपको किस तरह से आप चाहते हैं कि मैं और इजी वे में कैसे आपको और ज़्यादा पढ़ाऊँ, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, ज़्यादा टफ लग रहा है, तो उसको और ज़्यादा डिटेल करूँ, तो ये भी आप मुझे जरूर लिख के बताना। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू।